गुरुग्राम और नोएडा का रियल एस्टेट अभी भी दौड़ रहा है। क्या जेवर एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, जीसीसीज, मैन्युफैक्चरिंग और नई इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिस्से के रियल एस्टेट की अगली कहानी लिखेंगी, या फिर बढ़ती कीमतें, अफोर्डेबिलिटी की चुनौती इस रफ्तार को थोड़ा होल्ड कर लेगी? एनसीआर जो है वो टॉप में है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के एंड ओवरऑल जॉब क्रिएशन में, बट अभी भी देयर इज लॉट ऑफ प्ले लेफ्ट। आज की परिस्थिति में एनसीआर में एंट्री लेना चाहे तो क्या वो बहुत देर कर चुका है? आज भी मार्केट हाईली पीसमील और फ्रेगमेंटेड है। नोएडा और गुरुग्राम, इन दोनों में किसकी ग्रोथ स्टोरी आपको ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? बोथ विल ग्रो, बट जो नोएडा और गुड़गांव में गैप था वो गैप अब कम हो गया। नोएडा अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में रहा तो आगे चल करके सप्लाई की ग्रोथ इधर ही होगी। सेमीकंडक्टर कंपनीज एंड ऑल दोस थिंग, ये सब के कारण नोएडा को एक अलग ही लेवल का थ्रस्ट मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है, तो रियल एस्टेट में सर्टेनली ग्रोथ। आने वाले वक्त में कमर्शियल की वो सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी, उसी के आधार पर आपका तस्वीर दिखाई देगी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की। अगले 1-2 साल तक मोमेंटम रहेगा ऑफिस डिमांड में, उसका इम्पैक्ट रेजिडेंशियल में पॉजिटिवली पड़ेगा। तो जहाँ जितने ज्यादा जॉब्स क्रिएशंस होंगे उतना ज्यादा माइग्रेशन होगा, उतना ज्यादा ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बन करके आते हैं। कौन कहां तक निकलने की क्षमता रख रहा है आने वाले वक्त? We will continue to seek that नोएडा गुड़गांव से compete करेगा, and there will be larger and better companies going to नोएडा। डेंसिटी क्रिएशंस और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस होते होते उसमें ज्यादा वक्त लगेगा। हेलो, नमस्कार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। लेकर हर हफ्ते आते हैं आपके लिए कुछ नया, कुछ ताजा, कुछ इंटरेस्टिंग द रियल एसेट शो में, जहां पर होती है इन डेप्थ बात रियल एस्टेट के बारे में। और आज भी ऐसा ही एक इन डेप्थ डिस्कशन आप सुनने वाले हैं, और वो शुरू हो रहा है एक सवाल से। क्या दिल्ली एनसीआर और उसमें भी गुरुग्राम और नोएडा का रियल एस्टेट अभी भी दौड़ रहा है? और ये सवाल आप में से कई लोग हमें लगातार पूछ रहे हैं हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, और हमने कहा कि क्यों ना इस सवाल पर एक शो ही बना दिया जाए। तो क्या दौड़ रहा है या अब मंजिल के करीब पहुंच चुका है? पिछले 7 सालों में नोएडा में घरों की औसत कीमतों में करीब 110 से 125%, अलग अलग रिपोर्ट्स है मार्केट में, लेकिन 100% से सब ऊपर है। कोई बताता है 125, कोई कहता है 110, कोई कहता है उससे भी ज्यादा। इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं। जबकि गुरुग्राम में लगभग वही फिगर, 117 कह लो, 118 कह लो, 120 कह लो, 125 कह लो। तो कुल मिलाकर ये दोनों मार्केट्स बहुत गजब तेजी से दौड़ रहे हैं। तो सिर्फ कीमतें ही नहीं, कई रिपोर्ट्स कह रही किराए से होने वाली कमाई भी बढ़ गई है। यानी जिसने सही समय पर निवेश किया होगा उसकी संपत्ति की कीमत भी बढ़ गई और रिटर्न भी बेहतर हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी, या फिर बाजार अब ऐसे मोड़ पर है जहां खरीदार और निवेशकों को पहले से ज्यादा सोच समझकर फैसले लेने होंगे? क्या रियल एस्टेट को कोई टाइम कर सकता है? नहीं पता, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। क्या जेवर एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज, मैन्युफैक्चरिंग और नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं उत्तर भारत के, और खास तौर पे उत्तर भारत के इस हिस्से के रियल एस्टेट की अगली कहानी लिखेंगी, या ऑलरेडी लिख रही हैं, या फिर बढ़ती कीमतें, अफोर्डेबिलिटी की चुनौती इस रफ्तार को थोड़ा होल्ड कर लेगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश होगी, और उसके लिए आज हमारे साथ हैं 2 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीबीआरई इंडिया के चेयरमैन और सीईओ अंशुमन मैगजीन, जो वैसे तो ये उनका एक छोटा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो एशिया में, अफ्रीका में हर जगह कंपनी के चेयरमैन है, एक बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज खुद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ है लाइसिस फोरास के एमडी पंकज कपूर साहब, जुड़ जरूर मुंबई से रहे हैं लेकिन नजर दिल्ली पर रहती है। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो शुरुआत करते हैं। पर्सपेक्टिव मैंने सेट कर दिया कि बहुत लोगों का, अंशुमन सर, ये सवाल आता है कि दिल्ली, खासतौर पे गुरुग्राम और नोएडा, जहां पर इतने ज्यादा 100%, 125%, कुछ कहते हैं 150% तक ऐसे जंप देखने को मिले, पिछले 5 साल का डेटा ले लें, पिछले 6 साल का डेटा ले लें, तो क्या माने, सिर्फ ये एक रैली थी, या एनसीआर के रियल एस्टेट में एक नया दौर शुरू हो चुका है? अब ये कितना लंबा जाएगा अभी किसी को नहीं पता। देखिए, एनसीआर अगर आप देखें गुड़गांव और ये जो मार्केट्स हैं, अभी अगर एक्सक्यूज मी सेल्स देखें
जो सेल्स सप्लाई से ज्यादा हो रही है। तो अभी भी जो आपने बताया प्राइसेस बढ़ गए हैं, एंड आई एम श्योर इट सीम्स अनरियल कि इतना प्राइस कैसे बढ़ गया उसका, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सेल्स आर अहेड ऑफ सप्लाई। और क्योंकि कुछ सालों में अभी सप्लाई बैलेंस्ड है और सेल्स आगे है, तो अभी भी मार्केट में मोमेंटम है। नो डाउट, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो सबको लगता है ये परपेचुअल बढ़ेगा, और अगर गिरता है तो परपेचुअल होगा। हमेशा मार्केट साइकिल्स हैं जो जो कोई टाइम नहीं कर सकता। बट अभी जो स्टैट्स हैं, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, प्लस एनसीआर में जो जॉब क्रिएशन हो रहा है थैंक्स टू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, आईटी कंपनीज आ रही हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया की मोस्ट सिटीज में बिसाइड्स बैंगलोर, पूना, एनसीआर जो है वो टॉप में है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की आपने बात करी, एंड ओवरऑल जॉब क्रिएशन में। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, कनेक्टिविटी, हाईवेज, दैट हैज बीन इनक्रेडिबल। तो वो सब मिला के अगर आप दिल्ली एनसीआर को देखें, स्पेशली एरियाज लाइक गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो है जहाँ जितना डेवलपमेंट हुआ है, जो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इतना कुछ जो पिछले सालों से होता है, उसकी वजह से जो दिल्ली की जो डिमांड है वो काफी बड़ी है। तो ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली इट मींस डिमांड इज मोर देन सप्लाई, एंड देयर विल बी अ टाइम थिंग्स विल स्टार्ट स्टेबलाइजिंग। ये परपेचुअल इंक्रीज नहीं होगा, बेस बढ़ गया है, बट अभी भी देयर इज लॉट ऑफ प्ले लेफ्ट। जी, तो अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ प्ले लेफ्ट, ये अंशुमन सर कह रहे हैं। उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों दिल्ली एनसीआर में ये सब देखने को मिला, चाहे गुरुग्राम हो चाहे नोएडा हो। लेकिन जो मूल सवाल कि क्या ये तेजी में अभी और दमखम बाकी है, अभी इसका और लंबा चलना बाकी है, तो कह रहे द प्ले इज स्टिल लेफ्ट। क्या है वो आगे हम बातचीत करते चलेंगे। पंकज सर, अगर आज कोई, क्योंकि मैं सारी बात आज जो करूंगा वो एक इन्वेस्टर के या एक घर खरीदार के या जो दर्शक हमें देख रहा है उसके आउटकम के पर्सपेक्टिव में ही करूंगा, तो कोई आज की परिस्थिति में एनसीआर में एंट्री लेना चाहे तो क्या वो बहुत देर कर चुका है या अभी भी अच्छे मौके मौजूद है? लगभग वही सवाल, बस थोड़ी भाषा अलग है मेरी। देखिए, अंशुमन ने भी बोला कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है, और प्राइस में जो ग्रोथ हो गई, और साथ में जो है आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस पीक पहुंच चुका है कि यहाँ से और ज्यादा पीक कर सकता है। वो थोड़ा स्पेकुलेटिव है। बट मैं तेजी नहीं बोलूंगा गुड़गांव को। अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, इन टर्म्स ऑफ द यूनिट सेल्स, आज भी वो अपने पीक से लोअर है। अगर आप 2012-13 की बात कर लीजिए, अंटिल 2015-16 हम करीब 60,000-65,000 यूनिट बेचते थे। आज आज भी अगर हम यूनिट वाइज देखते हैं तो हमारा मार्केट अभी भी 55,000 यूनिट की सेल्स दिखा रहा है। अनसोल्ड यूनिट पीक जो है वो 2 लाख यूनिट हुआ करती थी, जो आज घट के 55,000 यूनिट हो गई। और यही कारण है कि हमारी सेल्स जो है और सप्लाई दोनों जो है पैरेलल हैं, और इसी के कारण जो है भाव में तेजी दिख रही है। और मेरे थोड़े से एस्पेक्ट्स पे ये बोल रहा हूँ कि आज इस एनसीआर मार्केट को एक मैच्योरिटी अटेन करनी है। अगर आप मुंबई एमएमआर रीजन की बात कर लीजिए तो आज हमारे पास 3 लाख यूनिट की अनसोल्ड इन्वेंट्री है। वो उस मार्केट की मैच्योरिटी दिखाती है। आज आप अगर आप कंपेयर कीजिए तो गुड़गांव और एनसीआर का वेटेड एवरेज प्राइस जो अनसोल्ड का आता है और यूनिट का कॉस्ट आ रहा है वो 3 करोड़ के करीब आ रहा है, जो बहुत ही हाईली प्रीमियम सेगमेंट की तरफ स्क्यूड है। तो जो हम तेजी देख रहे हैं यूनिट लेवल पे, आज भी पीक से नीचे है। अनसोल्ड लेवल के ऊपर आज भी 2 लाख यूनिट, 2-2.5 लाख यूनिट की सप्लाई हुआ करती थी एनसीआर की, आज वो 55,000 यूनिट है। प्राइस में बढ़ोतरी हुई है और उसका कारण है क्योंकि सेल्स और सप्लाई दोनों ही लाइक प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जिसमें इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है, इसके लिए सेल्स अच्छी दिख रही है। लेकिन आज भी मार्केट हाईली पीसमील और फ्रेगमेंटेड है। मुझे लग रहा है कि आगे चल करके यहाँ पे सप्लाई में बढ़ोतरी होगी। तो अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मेरे को ये नहीं लगता कि जो आपने पिछले 5 साल के अंदर रैली देख ली, वो रैली आपको कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी।
मार्केट जो है वो हाईली प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्यूड है। गुड़गांव के अंदर अगर आप पिछले 10 प्रोजेक्ट्स पिछले क्वार्टर में लॉन्च देखेंगे तो उनकी एवरेज कॉस्ट 50,000 से ऊपर की है, प्राइस जो है 50,000 के ऊपर की है। तो ये बताता है कि मार्केट जो है वो मैच्योर नहीं है। जी और जैसे-जैसे मार्केट में मैच्योरिटी आएगी वैसे-वैसे आपको इसमें मॉडरेशन दिखाई देगा और प्राइस में जो आपको ग्रोथ दिखाई दी है, ये सस्टेनेबल नहीं है। और 3 करोड़ की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द फ्लैट अगर एनसीआर दिखा रहा है, तो ज़रूर बता रहा है कि हम टॉप 1% और लेस देन 1% को कैटर कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द population is not participating in this particular market and it's highly invested. जी अंशुमन सर, तो ये सवाल हर जगह, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ सबसे ज्यादा हो गई है इसलिए सारे सवाल उधर की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन ये बात चाहे वो बेंगलुरु का मार्केट हो, हैदराबाद का हो, टू एन एक्सटेंट मुंबई का भी हो, ये हर जगह सवाल उठ रहा है कि वो ना सब कुछ बहुत ऊपर के 2-4-5% में सेटल्ड हो रहा है, हाई रेट प्रॉपर्टीज या लग्जरी या ऊबर लग्जरी में ही। तो क्या हम इसे एक पूरे मार्केट की कहानी माने, या एक सेगमेंट है जो बहुत चमक रहा है और फिगर्स में इतना बड़ा हो जाता है कि हमको लगता है यही पूरा मार्केट है? नहीं, सर्टनली पिछले कुछ सालों से हाई एंड जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, लग्जरी में ज्यादा सेल हुई है और फोकस ज्यादा वहां रहा है। हम अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ देखें, ऑल्दो आई वुड से प्रीमियम हाउसिंग में लेटली ज्यादा सेल हो रही है, लेकिन अगर हम अफोर्डेबल कैटेगरी में देखें, अभी सप्लाई जितना होना चाहिए नहीं है। जैसे पंकज ने बताया, ज्यादातर हाई एंड में सप्लाई आ रही है। We certainly across the market, especially north और west में, but across India, affordable housing की supply बढ़नी चाहिए। Like पंकज was saying कि भाई वो आप participation नहीं देख रहे हैं उस segment का, वो तभी आएगा जब supply उधर आएगी। And no doubt the supply has to increase. And I feel the government needs to do more to give incentives both to developers and consumers to go and buy, to participate in the affordable category. क्योंकि अभी आप अगर आप देखें, लैंड प्राइसेस बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ मनी इज स्टिल रिलेटिवली हाई, टैक्सेशन जीएसटी आप हर इनपुट कॉस्ट में लगा हुआ है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को सप्लाई बढ़ाने के लिए सर्टनली वी नीड टू थिंक व्हाट मोर नीड्स टू बी डन। अच्छा अंशुमन सर, एक सवाल यहाँ सप्लीमेंट्री और जोड़ देता हूँ कि देखिए थोड़ा अछूतों वाली मतलब व्यवहार हो जाएगा कि ठीक है, हम मास मार्केट की बात करते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हो तो इंक्लूसिव है और हाउसिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत ही मतलब सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग, मास हाउसिंग, लेकिन अब जो प्रीमियम हाउसिंग को भी जो लोग खरीद रहे हैं, आफ्टर ऑल वो भी ग्राहक ही हैं, आप उनके साथ ऐसा अलग सा व्यवहार नहीं कर सकते। तो प्राइमरली ये डिमांड आती कहाँ से है? या प्योरली इन्वेस्टर ड्रिवन डिमांड है, एनआरआई ड्रिवन डिमांड है, या फिर जो अपर सेगमेंट है वो इतना ज्यादा अब अपग्रेड कर रहा है खुद को कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक घर था लेकिन मुझे और बेहतर और बड़ा घर चाहिए? ये डिमांड किस तरफ से या किस तरह से सेटल्ड है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी अंशुमन जी, आप ही से पूछा मैंने। हाँ, तो मैं एक्चुअली डिमांड जो है, नो डाउट कोविड के बाद आप जानते हैं सबको फोकस काफी रहा उनके लाइफस्टाइल में। दे रियलाइज कि घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम भी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ऑल्सो कंपैरिजन ज्यादा है, जैसे थोड़ा एफ्लुएंस बढ़ रहा है सोशल मीडिया के प्रेशर से। अदरवाइज एवरीबडी वांट्स टू अपग्रेड देयर लाइफस्टाइल, और जो घर है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है आपके सोशल स्टेटस का। प्लस आप खुद जितने यंगस्टर्स एंड अदरवाइज पीपल वांट टू अपग्रेड देयर लाइफ, तो नो डाउट डिमांड प्रीमियम साइड में बढ़ी है उसकी वजह से। और पीपल वांट टू अपग्रेड द लाइफ यू मेंशन्ड। एंड आल्सो जो जॉब क्रिएट हो रही है, जीसीसी एक लार्ज एरिया है जहाँ की जॉब क्रिएशन हो रही है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रेजिडेंशियल में पड़ता है अर्बन एरियाज में, देयर इज नो डाउट। बट बिसाइड्स जीसीसी जितना भी जो ऑफिस अगर आप देखें पिछले 2-3 साल से ऑफिस स्पेस की जो अब्सॉर्प्शन हुई है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। अगर हम देखें 200-250 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस अब्सॉर्प्शन ऑफिस स्पेस ली गई है कंपनीज में पिछले 3 साल में, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली रेजिडेंशियल में आया है। देयर आर यंग पीपल, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं,
लोन आपको मिल जाता है, so they all want to now upgrade their lifestyle. Besides जो भी overall economic जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 6.5% पे भी, फिर भी there is demand being created, although more should be created, but जितनी भी डिमांड है प्राइमरीली उतनी मोस्ट मार्केट में उतनी सप्लाई भी नहीं आ रही है। रूरल से अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन हो रहा है उसकी डिमांड है। तो यू मेंशन कि ये प्रीमियम और उस ये नहीं है कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं दैट्स एट द कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम हाउसिंग। प्रीमियम हाउसिंग तो रहेगी डिमांड, और अभी जो रीसेंट स्टैट्स है उसमें प्रीमियम सेगमेंट में सबसे ज्यादा डिमांड का इंक्रीज हुआ है और ये कंटिन्यू करेगा। बट माय पॉइंट वाज कि लॉट ऑफ टाइम्स जो मार्केट में बात करते हैं कि जी सिर्फ लग्जरी सप्लाई आ रहा है, which is mostly true, but अब thankfully premium supply भी काफी increase हो रहा है, but we need to along with it is not either or, along with it हमारे को affordable housing में भी effort करना पड़ेगा, उसकी supply लानी पड़ेगी, because there is still a lot of demand which is lying untapped. राइट। नहीं, एक अच्छा पर्सपेक्टिव आपने दिया। पंकज जी, आपका भी पर्सपेक्टिव यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। एक व्याख्या जो अभी अंशुमन सर ने की, बताया कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, और ऑफिस डिमांड के कारण शायद वो कन्वर्ट हो रही है इस तरह के रेजिडेंशियल डिमांड में। जब ये सब कुछ शुरुआत हुआ था आफ्टर कोरोना, तो हम शुरुआत में रीज़न देते थे कि उस दौरान शेयर मार्केट बहुत चढ़ा, तो वहाँ पर लोगों की जो कमाई हुई वो फाइनली उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट की। स्टार्टअप्स की बात होती थी, लेकिन अब वो दौर पीछे चला गया, लेकिन स्टिल वही डिमांड है। लगभग 4-5 साल हो गए हैं, वही प्राइम सेगमेंट बिक रहा है। तो आपको लगता है कि वही फैक्टर काम कर रहे हैं, या फिर आप जिसे कहते हैं ना ओवरऑल हमारा मार्केट ही बदल चुका है? ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे अभी हम दोनों चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन हमारे मार्केट का जो डिमांड प्रोपोर्शन था वो चेंज हो गया है। मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता, बिकॉज द रीजन इज, अगर आप टॉप 1% और टॉप 5% को ही कैटर कर रहे हैं मार्केट में, तो बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जिनको जो इनएलिजिबल है इस प्राइस पॉइंट पे घर खरीदने के लिए। तो जिस तरीके के डेमोग्राफिक सेटिंग होती है वैसे ही सप्लाई आती है। हालांकि एक ट्रेपेजियम लेवल पे आती है, क्योंकि बहुत बड़ा जो एक ग्रुप है जो अफोर्डेबल और लोअर इनकम के अंदर आते हैं, उसको कैटर करने वाला मार्केट जो है वो पीएमएवाई और गवर्नमेंट सप्लाई के थ्रू ही आता है। बट मिड और अफोर्डेबल और लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ट्रेपेजियम के लेवल पे होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी की सप्लाई के थ्रू रियल एस्टेट मार्केट की के मोमेंटम को सस्टेन कर सकते हैं। और आपका आज का भी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही बता रहा है कि हम ये नैरेटिव को डाउट कर रहे हैं। हाउ कैन जो है एक प्रीमियम सेगमेंट मार्केट को कंटिन्यू कर सकता है, और ये बताता है कि वो एक सस्टेनेबल मार्केट क्रिएट कर सकता है। और ये इस तरीके की सप्लाई इसके लिए आई क्योंकि प्रीमियम लोकेशन पे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। आज भी अगर आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो हमारे पास केवल 400 प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर जो मार्केटेबल हैं, और करीब 200 या 250 डेवलपर हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे जो दिल्ली एनसीआर के जो डेवलपर थे जो एनसीएलटी और स्टॉल प्रोजेक्ट को लेते हुए आज भी एब्सेंट है मार्केट से, उनकी सप्लाई नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे सप्लाई में ग्रोथ होगी, और एक और आज देखिए कि ज्यादातर जो टॉप गेनर हैं वो नेशनल प्लेयर हैं, मेजर नेशनल लेवल वाले बिल्डर्स हैं जो दूसरी सिटी से आए हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिल्ली एनसीआर में लॉन्च किया है और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पे लॉन्च किया है। जो दिल्ली एनसीआर के जो मेजर प्लेयर हुआ करते थे पिछले दशक के अंदर, वो मेजॉरिटी ऑफ देम आज भी एब्सेंट है। और मेरे हिसाब से जो है ये हमेशा रहेगा नहीं। आगे चल करके आपको दिखेगा जिस तरीके की डिमांड का फ्लो आया है, सप्लाई का फ्लो सप्लाई विल स्टार्ट कैचिंग अप। जिस तरीके से मुंबई एमएमआर रीजन्स में जो न्यू लॉन्चेस की ग्रोथ हुई जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ती गई और वॉल्यूम भी बढ़ता गया। अगर आप कंपेयर कीजिए तो एमएमआर और एनसीआर की
पॉपुलेशन बेस सेम है, बट एमएमआर अगर आज के दिन 1.6 लाख यूनिट बेच रहा है साल का, उसके अगेंस्ट में एनसीआर 55,000 बेच रहा है। तो एक्चुअली मार्केट इज एक्टिंग एज 1/4 ऑफ द प्राइस, बट सिंस दिस सप्लाई हैज कम इन द लग्जरी सेगमेंट, तो आपको वैल्यू वाइज लगता है कि मार्केट में तेजी है तो और बहुत पंकज सर, बढ़िया मार्केट एक कर रहा सवाल है। मेरे मन जी, एक सवाल यहाँ आ रहा है। आपने कहा कि आप बहुत सारे प्लेयर्स जो कि शायद अफोर्डेबल सप्लाई दे सकते थे इस समय बाहर हैं, तो क्या ये बिल्डर्स की कमी है मार्केट में? क्योंकि डिमांड तो अफोर्डेबल की मतलब एवरग्रीन है, लेकिन बन तो आप मतलब दोनों ही आप लोग ये कह रहे हैं कि सप्लाई नहीं है, अदरवाइज बिकता या वो भी हमको आता हुआ दिखता, तो सप्लाई रुक कहां से रही है? हम आप अगर मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स आज भी जो पहले पार्टिसिपेट कर रहे थे वो पिछले प्रोजेक्ट्स के डिफॉल्ट को लेकर के अभी भी उन्होंने मार्केट में पार्टिसिपेट करना चालू नहीं किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से बट पिछले 2 साल के अंदर हमें सप्लाई में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है और ट्रेंड लग रहा है अपवर्ड है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के रिजोल्यूशन हो गए। तो जो बिल्डर्स अटके हुए थे उनके अब रिजोल्यूशन के बाद वो लोग शायद न्यू प्रोजेक्ट्स लेना चालू करेंगे। लेकिन मार्केट का पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो नए बिल्डर्स आएंगे और सप्लाई लेकर के आएंगे, और आपको मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में सप्लाई में ग्रोथ चाहिए टू मीट द डिमांड ट्रेपेजियम। आप एक स्क्यूड डिमांड एक छोटा सा को कैटर सप्लीमेंट्री करके सवाल मैं और मार्केट पूछ में। लेता हूं। जी जी जी, ये मैं अंशुमन जी से पूछता हूं कि अंशुमन सर, चलिए दिल्ली में मैंने ये कहानी समझ ली, लेकिन आप किसी भी शहर का डेटा देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, बेंगलुरु देख लीजिए, इनफैक्ट पुणे भी देख लीजिए, टू एन एक्सटेंट मुंबई देख लीजिए, सब जगह कहानी यही है कि वो प्रीमियम का रोल बहुत बड़ा हो गया। अगर मुंबई की डेटा बताऊं तो एक समय में यहाँ पर प्रीमियम का जो सेल्स में प्रोपोर्शन होता था वो 20-25% के आसपास होता था, अब वो 51-52% पे चला गया। मतलब उसने अफोर्डेबल हाउसिंग की जो टोटल सेल्स है उसको ओवरकम कर लिया है। तो क्या ये ट्रेंड नहीं है? ये ट्रेंड है, क्योंकि आप देखिए जैसे प्रॉस्पेरिटी इंडिया में बढ़ेगी तो प्रीमियम सेगमेंट तो का डिमांड बढ़ेगा ही। हम जीसीसी की बात कर रहे थे, अगर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग में पहले से इजाफा हुआ है। इट्स नॉट वी आर नॉट वेयर वी शुड बी, बट पहले से इम्प्रूवमेंट, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मा सेक्टर हो, ये सब अगर आप ये और डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उससे डिमांड आ रही है। स्टॉक मार्केट में आपने पंकज जी बोला कि स्टॉक मार्केट में भी आप देखिए कितनी सारी लिस्टिंग्स हुई है जिससे कि वेल्थ क्रिएशन हुआ है, वो भी रियल एस्टेट में जाता है। तो नो डाउट इंडिया का जो प्रीमियम सेक्टर है विल कंटिन्यू टू ग्रो। आपने एक क्वेश्चन पहले पूछा कि जिसका मैंने थोड़ा पहले जवाब दिया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में क्यों नहीं सप्लाई आ रही है। मेन रीजन आई स्टिल फील इज कि उतना इंसेंटिव नहीं है, ना ही सप्लायर को इंसेंटिव है अफोर्डेबल हाउस करने का, और बायर को इंसेंटिव देना चाहिए, चाहे वो टैक्स ब्रेक हो, चाहे लोअर इंटरेस्ट रेट हो। तो हमारे को वो स्टिमुलेट करनी पड़ेगी मार्केट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले है कि कैसे इंसेंटिवाइज करें डेवलपर्स को कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जाएं, उनके लिए प्रॉफिटेबल हो अफोर्डेबल हाउसिंग करना। और वो तभी हो सकता है कि अगर लाइक आई मेंशन टैक्स बेनिफिट्स हो और क्या कहते हैं जो जितने, एंड दिस इज नॉट ओनली इनकम टैक्स, डिफरेंट इनपुट कॉस्ट, कि कोई अगर अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी कर रहा है, क्योंकि लाइक आई मेंशन अर्लियर लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव और सारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गॉन अप। तो कैसे फिर भी प्राइस को कंट्रोल करें। तो ये अगर इंसेंटिव दिया जाए तो सप्लाई उसमें आ सकती है। बट ओवरऑल आपने जो बोला प्रीमियम सेक्टर विल ओनली इंक्रीज एज प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज इन इंडिया। जो अगला जो इंडिया की पोजीशन में है, चाहे हम 6.5% पे ही ग्रो करें, ऑफ कोर्स वी शुड ग्रो एट अ हाई पेस, पर अगर ये भी रखें जो नंबर्स हैं, इट्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, बट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बेस इज सो हाई दैट स्मॉल परसेंटेज आर इनफ नंबर्स टू सस्टेन द मार्केट। जी जी, ठीक है। ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं और चाहें ना चाहें हर शो में थोड़ा बहुत तो वो प्रीमियम वर्सेस अफोर्डेबल की डिबेट आ ही जाती है। लेकिन कमिंग बैक टू दोज टेक अवे क्वेश्चंस, अंशुमन जी आप सही, नोएडा और गुरुग्राम दोनों की अपनी अपनी अलग पहचान है। हमने कहा एक जगह 125% का इंक्रीज है, एक जगह 117, तो लगभग एक जैसा ही प्राइस जंप दोनों में। लेकिन अगर मैं अगले 5 से 10 साल की बात करूं सर, तो इन दोनों में किसकी ग्रोथ स्टोरी आपको ज्यादा मजबूत नजर आ रही है?
ये कहना बहुत मुश्किल है कि नोएडा गुड़गांव का पर्सनली मैं एटलीस्ट पिछले 25 साल से ये क्वेश्चन मैंने आंसर किया है, इफ नॉट 27-28 ईयर्स, कि नोएडा और गुड़गांव में कौन आगे जाएगा. वेरी डिफिकल्ट, बट आई मस्ट से वन थिंग. हिस्टोरिकली देखा जाए, नोएडा इज इन अ मच बेटर प्लेस देन इट वाज इन द पास्ट. तो पहले अगर मैं कहूँ गुड़गांव अगर नंबर 1 पे था, तो नोएडा बिल्कुल हाफ से भी नीचे था. वो गैप अब गुड़गांव नोएडा में फिल हो गया है. उसका मेन रीजन ये है, एक तो नोएडा में एक जो परसेप्शन था, ऑनेस्टली जो क्राइम का था, सेफ्टी का इशू था, वो चले गया. Second is Gurgaon became quite expensive, so Noida provided that supply जो यहाँ की gap था. Third, of course, Noida में airport आ गया है. Again, social infrastructure is always good. So Noida compared to Gurgaon का जो gap था, Noida has really gained lot of ground and it's in a very strong position. Gurgaon का अपना base है. I think we will see enough growth in Gurgaon going forward, क्योंकि आप जानते हैं होता है क्या है, कोई भी सिटी डेवलप करने में कम से कम 30-35-40 साल लग जाते हैं. आई थिंक वी फॉरगेट कि गुड़गांव को एटलीस्ट 40 इयर्स हो गए हैं यहाँ आने पे. तो वो रेप्लिकेट करना, डुप्लीकेट करना कहीं बहुत मुश्किल है. एंड सेम व्हाट नोएडा हैज अचीव्ड सो फार, ये और जो सप्लाई आ रही है अभी नोएडा में, अभी भी आप देखें हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, स्कूल्स भी आ रहे हैं, कॉलेजेस भी आ रहे हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेजिडेंशियल क्वालिटी इंप्रूव हो गया है. So I would say both will grow, but जो नोएडा और गुड़गांव में गैप था, जहां नोएडा पीछे था, ग्रेटर नोएडा, वो गैप अब कम हो गया. ओके पंकज जी, आपकी राय, उससे दर्शक एक परफेक्ट अपनी टोटल अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे. बेसिकली नोएडा कंप्लीटली मैं बोलूंगा कि वो ग्रो करेगा गोइंग फॉरवर्ड. और मैं कंपेयर भी करूं कि अगर हम जब 2016-17 में सप्लाई 2 लाख, 2.25 लाख यूनिट हुआ करती थी, उसकी 50% सप्लाई जो है नोएडा से आती थी. आज अगर हमने देखा है कि गुड़गांव के अंदर जो है एक काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल के अंदर. हालांकि नोएडा में उस तरीके की ग्रोथ नहीं दिखाई दी इन टर्म्स ऑफ द न्यू लॉन्चेस एंड सप्लाई. तो मुझे ये लग रहा है कि अब नोएडा का वक्त भी आ गया है. 40 साल का एक जेस्टेशन पीरियड भी खत्म हो गया है. एक अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट को कैटर करने वाली प्राइस पॉइंट्स हैं. तो आगे चल करके मुझे नोएडा में वापस से सप्लाई आती हुई दिखाई देगी. और गुड़गांव का अपना एक फ्लेवर है, एक प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करता है. जिस तरीके का कंपोजिशंस है एम्प्लॉयमेंट का ओवर देयर इज डिफरेंट देन व्हाट नोएडा हैव. नोएडा में ज्यादा आपको आईटी, आईटीएस और मैन्युफैक्चरिंग दिखता है. आपको गुड़गांव के अंदर जो है आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हाई एंड हाई पेइंग जॉब्स वाले ऑफिसेज ज्यादा दिखाई देते हैं. तो गुड़गांव जो है वो हिस्टोरिकली थोड़ा प्रीमियम रहा और नोएडा अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में रहा. और मुझे लगता है ज्यादा डिमांड उस सेगमेंट में है, तो आगे चल करके सप्लाई की ग्रोथ इधर ही होगी. दूसरा एक पॉइंट फर्दर मैंने अगर देखा कि पिछले 5 साल और 6 साल का ग्रोथ ट्रेंड देखें, तो जो अफोर्डेबल सेगमेंट कैटर करने वाली लोकेशन थी, वहां पे आपको सीएजीआर ग्रोथ ज्यादा दिखाई दिया रेदर देन प्रीमियम में. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, कि आपके अफोर्डेबल, ये शायद आपने कहीं और भी मेंशन किया या मैंने आपकी रिपोर्ट में पढ़ा कि जो लोकेशन अफोर्डेबल थी उन्होंने परसेंटेज टर्म में ज्यादा ग्रोथ दिखाई, राइट. या तो अगर आप गाजियाबाद ले लीजिए और आप अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देख लीजिए, तो वहां पे जिस तरीके की प्राइस ग्रोथ हुई, अगर आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज इन प्राइस देखें, आप वेटेड एवरेज सप्लाई और अनसोल्ड देखेंगे, तो आपको जहां पे ज्यादा सप्लाई प्रीमियम की होगी वहां पे आपको स्क्यूड वेटेड एवरेज दिखाई देगा. लेकिन अगर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज इन प्राइसेस देखते हैं, तो आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएजीआर ग्रोथ ज्यादा आपको स्टीपर दिखाई दी है रेदर देन गुड़गांव. ठीक है, ओके. अंशुमन सर, अब अगर थोड़ा, अगर हम, मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही नोएडा को ऊपर रख रहे हैं और फॉर द वैलिड एंड सर्टेन रीजंस. गुरुग्राम में वो मेच्योरिटी आ गई या कह लीजिए कि पीक पॉइंट आ गया, जिसकी वजह से वहां ग्रोथ तो होगी लेकिन नोएडा उसमें आगे निकलेगा. अब नोएडा बहुत बड़ा है,
कोई पर्टिकुलर सेक्टर, कोई पर्टिकुलर एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको लगता है कि ये वो जगह हैं, ये माइक्रो मार्केट्स हैं नोएडा के जहां ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी? मुझे टू बी ऑनेस्ट स्पेसिफिक एरियाज नहीं पता होंगे नोएडा में कहोगी, बट द फैक्ट इज लाइक एक ही चीज हर जगह अप्लाई होती है कि कहाँ कनेक्टिविटी बेटर है, जो हम जैसे देख रहे हैं मेट्रो की, हाईवेज की, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जहाँ भी सो कनेक्टिविटी इज आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड सेकेंड इज कि उस उधर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। So we are seeing Noida में अभी besides the schools, hospitals I mentioned, there is also sports में काफी sports और entertainment में काफी कुछ हो रहा है. So that also makes a difference. We will see a better and larger formats of retail and entertainment will come into Noida. तो वो सब मिला के future में will determine which are the sectors which will do well. और आप जानते हैं नोएडा में already if you say overall infrastructure is quite good. बट जो नए पहले जो नए नए कंपनीज भी अब जो जा रही हैं, जो पहले हम नहीं देखते थे नोएडा में जाने के लिए, जैसे जो बता रहे थे पंकज की गुड़गांव और नोएडा में वो डिफरेंस था। अब नोएडा इज कैचिंग अप, द बेटर क्वालिटी कंपनीज गोइंग इन, बेटर क्वालिटी डेवलपर्स कमिंग इन देयर, और जो ट्रैक रिकॉर्ड बना है और जो मैं प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ जो आने वाले हैं, उससे यू नो ओवरऑल नोएडा को बेनिफिट होगा और एंड देयर बी लॉट ऑफ प्ले। मैं फिर ये क्लेरिफाई कर दूं कि गुड़गांव जो है इज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अ वेल एस्टैब्लिश्ड, इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड सिटी, एंड गुड़गांव विल कंटिन्यू टू ग्रो। गुड़गांव का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट नोएडा का जैसे मैंने कहा बिटवीन नोएडा एंड गुड़गांव एक तो गैप कम हो गया है, और क्योंकि नोएडा में अभी भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट करने की रिलेटिवली लैंड इज काइंड ऑफ मोर अवेलेबल, तो एक्टिविटी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में अगले 4-5 साल में काफी रहेगी। नहीं, काफी साफ आंसर है, इससे दर्शक अपना आउटकम निकाल लेंगे। पंकज जी, दादा एक नोएडा मुझे अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि अगर एक निवेशक को या घर खरीदार को घर लेना है तो आज भी उसके लिए वो ऑप्शंस बहुत होते हैं इन कंपैरिजन टू गुरुग्राम। गुरुग्राम की एक अपनी, जैसा अंशुमन जी कह रहे हैं, अपनी लिगेसी है, अपना एक स्टैंड पॉइंट है, लेकिन फिर भी गुरुग्राम नोएडा ज्यादा लोगों को मौका देता है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अगर हम देखें हैं तो दोनों ही एनसीआर के हिस्से, लेकिन एक हरियाणा सरकार के अंदर आता है, एक यूपी सरकार के अंदर आता है, एंड डेफिनेटली इस समय यूपी सरकार काफी प्रोएक्टिव है, काफी बड़े बड़े उनके जो प्रोजेक्ट है, मेजॉरिटी ऑफ उनका जो सारा डेवलपमेंट है वो कंसंट्रेटेड तो इसी नोएडा बेल्ट के अंदर ही है। क्या ये सारी चीजें भी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, जो कुछ प्रोजेक्ट के नाम अभी अंशुमन सर ने वो लिए, वो वाइल्ड सफारी, ये वो बहुत कुछ बातें हैं जो प्रपोज्ड हैं, सेमीकंडक्टर कंपनीज एंड ऑल दोस थिंग, ये सबके कारण नोएडा को एक अलग ही लेवल का थ्रस्ट मिलेगा, और अब तो जेवर एयरपोर्ट भी शुरू हो ही चुका है। ये होगा जरूरी, और क्योंकि काफी ज्यादा प्लान रहा, और नोएडा में अगर हम देखेंगे तो पिछले जो हमेशा सप्लाई आती थी वो क्लस्टर्स में आती थी, जबकि गुड़गांव में थोड़ा पीसमील होता था। गुड़गांव में प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आते थे, वहाँ पे डेंसिटी का कॉन्सेंट्रेशन होने में टाइम लगता था। आज भी अगर हम देखें तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ज्यादातर सप्लाई आ रही है, और गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर ज्यादा सप्लाई आ रही है, जो पिछले 15 साल या 20 साल से वहां पे प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब जाके क्रिटिकल मास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे सोशल फैब्रिक का आना चालू हो गया है। तो मेरे हिसाब से जो जिस तरीके की जो पास्ट में सप्लाई थी, वो एक तरीके का ग्रोथ का कैटलिस्ट भी बनती है, क्योंकि काफी सप्लाई जो रेडी हो गई है उसमें अब पॉपुलेशन आके रहने लगी है, जिससे सोशल फैब्रिक की एक सस्टेनेबिलिटी हो रही है, और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के प्लान है, एयरपोर्ट है, और जिस तरीके की कंपनियां वहां पे शिफ्ट होने के लिए आ रही हैं, तो अगर एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है, तो रियल एस्टेट में सर्टेनली ग्रोथ होती है राइट, उस लोकेशन। श्योर। अंशुमन सर, आपने शुरू में भी जिक्र किया, और सीबीआरई का तो एक बहुत डीप रिसर्च इन सारी चीज़ों में भी रहता है, जो खास तौर पर ऑफिस स्पेस है, जो कमर्शियल रियल एस्टेट है। आप गुरुग्राम में भी और नोएडा में भी जीसीसीज का आपने नाम लिया, हालांकि शायद मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन आज भी दक्षिण भारत की तरफ है, 75% के आसपास तो अकेला बेंगलुरु ले जाता है, बट स्टिल
हमेशा से गुरुग्राम या नोएडा ने उत्तर भारत में ये सारी चीज़ों को खींचा है। तो अगर मैं अभी जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा ईयर ऑन ईयर क्रिएट हो रहा है पूरा कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कमर्शियल की वो सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी और उसी के आधार पर आपका तस्वीर दिखाई देगी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की और वही फैक्टर उसको ड्राइव कर रहे होंगे? हाँ, ये एक्चुअली पूरा अलग डिस्कशन है, उसके लिए आपको अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस ऑफिस अगले इस टाइम एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट इज कि इस टाइम जो ऑफिस डिमांड पे एक दो बड़े क्वेश्चंस हैं जो हम भी उस पे रिसर्च कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई सर वो डिफरेंट प्रोग्राम है, बट आंसरिंग योर क्वेश्चन फॉर नाउ, अगले एटलीस्ट 2 साल तक ऑफिस की जो हम फोरकास्ट करते हैं ये सस्टेन करेगा। थोड़ा बहुत कुछ मार्केट्स में स्लो डाउन हो सकता है, but generally speaking, India will be one of the few countries in this world जहाँ की फिर भी ऑफिस डिमांड रहेगा। अब उसका पेस स्लो हो सकता है, but overall we will be still absorbing more office space than most of the countries globally। उसका रीजन सिर्फ ये है कि इंडिया इज टेक्नोलॉजी हब ऑफ द वर्ल्ड और GCCs आर अ मेजर इंजन ऑफ ग्रोथ, क्योंकि अभी लॉट ऑफ द डिमांड कम्स फ्रॉम कि जो GCCs एस्टैब्लिश्ड हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी भी देयर आर कंपनीज इन यूरोप, इन द US स्पेशली, जो कि इंडिया में पूरी तरह से आई नहीं है या उन्होंने पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं किया है। सो आई जस्ट फील कि अगले 1-2 साल तक मोमेंटम रहेगा ऑफिस डिमांड में और उसका इम्पैक्ट रेजिडेंशियल में पॉजिटिवली पड़ेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। राइट। और आप अगर कह रहे हैं कि आप एक इन डेप्थ रिसर्च तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव भी आपने दिया। मैं देखता हूं अक्सर बहुत ओवर ऑप्टिमिज्म रहता है, पर आप कह रहे हैं कि 1-2 साल में सिनेरियो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गागा ही रहने वाला है, AI और तमाम दूसरी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसी प्रोग्राम पे अनाउंस कर देते हैं कि सर व्हेनेवर योर रिपोर्ट इज रेडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे साथ हमारे साथ शेयर कीजिए और फिर उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे उस पूरे पर्सपेक्टिव पर जो कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड को तय करता है। पंकज सर, व्हाट डू यू थिंक कि इस समय जितना मतलब हम देख रहे हैं कि वो 2024 फिर 25 फिर 26 रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड है कमर्शियल रियल एस्टेट का, और इस दौरान ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, फिर भी इंडिया यहाँ पर बड़ी कंसिस्टेंसी शो कर रहा है। नो डाउट कि AI और जो बदलता सिनारियो उसने कुछ डाउट्स पैदा किए हैं। अंशुमन सर की रिपोर्ट आएगी तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और लेकिन आपको लगता है कि इस समय तो जो ये ड्राइव हो रहा है, चाहे GCC जो कि हाई लेवल ब्लू कॉलर जॉब है या फिर हमारे दूसरे सेक्टर्स जहां पर अच्छे पे स्केल्स हैं, वो बहुत बड़ा एक कमर्शियल टू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को ड्राइवर फोर्स बना रहा है? वो हमेशा से रहता है कि जहाँ पे आपके हाई पेइंग जॉब्स आएंगे वहाँ पे रियल एस्टेट में उतना प्रीमियमाइजेशन होगा और उस तरीके की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। और यही कारण है कि और दो एस्पेक्ट्स हैं इसके पकड़ने के, कि एक सिटी है उसकी पॉपुलेशंस के बेसिस के ऊपर आपकी इंक्रीमेंटल डिमांड आती है, और दूसरी माइग्रेशंस जो अगर की वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ती है उसकी वजह से डिमांड आती है। तो जहाँ जितने ज़्यादा जॉब्स क्रिएशंस होंगे उतना ज़्यादा माइग्रेशंस होगा और उतना ज़्यादा ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स बन करके आते हैं। और मैं अंशुमन से एग्री करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्रिस्टल गेजिंग नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये ज़रूर रहा है कि उतार चढ़ाव तो ज़रूर आते रहे, लेकिन अगर आपकी कंट्री की ग्रोथ एक तरीके से 6.5% अगर हम बोल रहे हैं और वो वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रोइंग कंट्री है, तो कॉमर्शियल के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ऐसा हमने सोचा था कोविड के बाद। हालाँकि कोविड के बाद रेज़िडेंशियल में रिकवरी बहुत फ़ास्ट हुई, लेकिन कॉमर्शियल में आते-आते वक़्त लगा। लेकिन डिस्पाइट अ पीरियड जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ रहे, वॉर रहे, बाकी सारे इश्यूज़ रहे, हमने पिछले साल भी सबसे अच्छा पीक कमर्शियल में एब्ज़ॉर्प्शन देखा। और मेरे हिसाब से जिस तरीके के बिल्डर्स ने इनिशिएटिव लेकर के रखे हैं और सप्लाई का प्रॉस्पेक्ट्स है, मुझे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और AI मेरे हिसाब से इम्पैक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आगे चल के बात है, लेकिन पिछले 20 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस आए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि
ऑफिस और रेजिडेंशियल में ग्रोथ होती रही, जैसे जैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, तो मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ इस मार्केट के हिसाब से। और कमर्शियल इस तरीके से, एक तरीके से देखें तो उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई दे रहा है, रेंटल में ग्रोथ जो है वो मॉडरेट है। तो एक तरीके का कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यू ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कंपनीज़ को टू कम अप एंड सेट अप, और साथ में कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रोथ हो रही है, और दूसरी बात है हमारे पास एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ और डिक्लाइन होगा, और मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ इस मार्केट के। अंशुमन सर, अगर विज़ कंपेयर करें, अगर कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए सोचें एनसीआर के अंदर, तो वो पहला नाम ऑब्वियसली गुरुग्राम आता है, वो जो पुरानी पिक्चर दिमाग में है। लेकिन नोएडा ने भी धीरे धीरे काफ़ी तरक्की की है। आपके पास एक्चुअल डेटा होगा कि आज दोनों कहाँ खड़े हैं, और एक हल्की सी पिक्चर भविष्य की भी अगर आप बता सकें कि कौन कहाँ तक निकलने की क्षमता रख रहा है आने वाले वक्त में। जरूर, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ एआई पे, जो मैंने एक पॉइंट बोला जो कि वाज नॉट ऑन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बट बहुत बड़ा टॉपिक है ये। एआई विल आल्सो क्रिएट जॉब्स, जो हमें अभी अननोन है कि हम कह रहे हैं एआई जॉब डिस्टर्ब करेगा। एक्चुअली स्पेशली फॉर इंडिया आई फील एआई इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स। तो ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट होगा, आई फील इंडिया में इम्पैक्ट तो हर जगह दुनिया में, इंडिया इज स्टिल बेटर प्लेस। एंड आई एम होपिंग एंड I've got a good feeling कि इंडिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा, क्योंकि जॉब क्रिएशन होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक पंकज मेंशन, जो हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, दैट वी हैव स्किल्ड मैन पावर कंपेयर्ड टू नन इन द वर्ल्ड। और अभी बहुत और टेक्नोलॉजी जिसमें जो माइग्रेशन भी होगा, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है इन मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव बेस्ड कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोप लिटरली डोंट हैव सच ए बिग चॉइस, बट उनको हमारे ऑफशोर आउटसोर्स करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ यंग लोग हैं, यहाँ स्किल मैन पावर है। सो इंडिया इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मार्केट साइकिल्स ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन इंडिया अगले 20-30 साल तक ग्रोथ देखेगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, वी आर सो फार बिहाइंड। हम सिर्फ ग्रो करेंगे अगले 20-30 साल तक। उसका पेस, उसका साइकिल ऊपर नीचे रहेगा। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर इन इंडिया। आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड जो कि अगले 20-30 साल से तक ग्रो करेगी। सो सॉरी, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि नोएडा और गुड़गांव में। नोएडा का एक और प्लस पॉइंट ये जो पिछले कुछ सालों में हुआ है कि पहले छोटे फॉर्मेट्स के कमर्शियल स्पेस आते थे, बड़े डेवलपर्स नोएडा के प्लेयर्स नहीं थे। सो द गुड पार्ट इज कि नोएडा में एक तो बेटर आईटी पार्क्स, ऑफिस बिल्डिंग्स के जो स्केल बढ़ गया है, बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। पहले वो छोटे छोटे फॉर्मेट्स में होते थे, एंड दैट वाज आल्सो अ डेटरेंट फॉर कंपनीज टू सेट अप। और डेटा सेंटर की आपने बात करी, तो नोएडा विल एंड सप्लाई भी जहां आ रहा है, जहां टैलेंट हो, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ कंपनी टू सेट अप इज नॉट रियल एस्टेट, इट्स द टैलेंट, एज यू नो। और वो टैलेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल्स चाहिए। नोएडा प्रोवाइड्स ऑल दैट। तो आगे जाके नोएडा में डेफिनेटली बेटर, एंड जो पहले था कि टॉप एंड कंपनीज गुड़गांव जाती थी, छोटी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज नोएडा में जाती थी, दैट हैज चेंज्ड एंड विल चेंज फर्दर। और वी विल कंटिन्यू टू सीक दैट नोएडा गुड़गांव से compete करेगा, and there will be larger and better companies going to Noida. Which does not mean it is Gurgaon or Noida. I think both will benefit because of this. Gurgaon का अपना market है, but क्योंकि Noida honestly पहले पीछे था, they have really caught up, और जो pace Noida में because of being behind will be even more, and it will compete more, I would say, vigorously with Gurgaon going forward, you know. राइट, तो कंपटीशन नेक टू नेक है। पंकज सर, कुछ सेक्टर्स आपकी नज़र में हैं कि आपके डेटा पॉइंट के हिसाब से जो नोएडा, क्योंकि अगेन मैं कहूँगा नोएडा ज़्यादा खुला हुआ, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा वैरायटी वाला मार्केट है, जहाँ पर अब दर्शक या हमारे जो निवेशक है वो नज़र रख सकते हैं, घर खरीदार वहाँ देख सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा रिफ्रेन करूँगा सेक्टर बोलने के लिए, क्योंकि मैं जो हूँ मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं गलती कर सकता हूँ जो लोकेट करने की। लेकिन हमेशा ये देखा है कि
जहाँ पे आपका सोशल फैब्रिक है और हैबिटेशन है और उससे इंटरैक्टिव जितनी भी लोकेशंस हैं और सेक्टर हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देगी। हालाँकि मैं थोड़ा-सा ज़ेवर के एयरपोर्ट को लेकर के जो है ना कि उसकी वजह से ज़ेवर के आजू-बाजू में जो है बहुत ज़्यादा सप्लाई और ग्रोथ होगी, इस पे इतना पॉज़िटिव नहीं हूँ, क्योंकि आज ज़ेवर भी अगर नोएडा के हैबिटेबल लोकेशंस और सेक्टर से अगर हम उसकी डिस्टेंस देखें तो वो करीब 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। जी, बिल्कुल, तो आप ये सही कह रहे हैं उसको पंकज जी, क्योंकि कई लोग जो वहाँ रहते हैं, जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये पॉइंट कहा कि शायद आप वहाँ से देख रहे हैं उसको इसलिए आपको लगता है, बट अभी अभी वो जो नोएडा से जेवर एयरपोर्ट की लोकेशन है, बहुत लोगों ने तो ये कहा कि अभी भी उनके लिए कन्वीनिएंट है कि वो जो पहला एयरपोर्ट है, उस तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। कुछ शायद यूज़र डेवलपमेंट फीस और टिकट का भी अंतर है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस देखें और वहाँ पहुँचने का वक़्त देखें और ईज़ ऑफ ट्रैवल देखें, तो स्टिल मेनी पीपल आर प्रेफरिंग द फर्स्ट एयरपोर्ट रादर देन कि जेवर एयरपोर्ट की तरफ वो बढ़े। या और दूसरा ये है कि आपका एयरपोर्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना आपके लिए वहाँ पे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल हैं, बाकी सारी चीज़ें, और इसके डेवलप होने के लिए एक पॉपुलेशन की क्रिटिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो बहुत दूर की लोकेशन हो जाती है, वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है क्रिटिकल मास क्रिएट करने में, और उसमें एक जेस्टेशन पीरियड लगता है। हमने अपनी शुरुआत में ही बात की कि नोएडा को यहाँ तक पहुँचने में, जो डेवलप नोएडा है उसको 40 साल लग गए। तो अगर कोई लोकेशन उस लोकेशन से 50 किलोमीटर फर्दर अवे है, तो आप उसको इमीडिएट हैबिटेबल होता हुआ नहीं दिखाई देंगे, तो वो ग्रोथ स्पेकुलेटिव ज़्यादातर रहती है। एक डेंसिटी क्रिएशंस और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस होते-होते उसमें ज़्यादा वक़्त लगेगा। इतना हम्म, ज़्यादा मैं उसको ठीक है, तो मैं एक और बोलता हूँ कि सवाल वो इस पे थोड़ा बन जाता है, वो मैं अंशुमन सर से लेता हूँ कि सर इतनी, क्योंकि हमने बात ही शुरुआत की थी कि इतनी कीमतें बढ़ गई, 100% के जंप आ गए, तो हमेशा जब बहुत कीमत ऊपर जाती है तो एक रिस्क तो आ ही जाता है। तो क्या खरीदारों को, निवेशकों को सिर्फ लोकेशन, जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि डेवलपर कैसा है, उसका काम कैसा है, सप्लाई, एग्जीक्यूशन, इन सब पर भी फोकस करना चाहिए? हमने देखा, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, लेकिन एक दो बड़े नामी गिरामी प्रोजेक्ट, उनके साथ भी इश्यूज आ गए अभी हाल फिलहाल में, थोड़े लीगल। तो आपको ये सारी चीजें देखनी रादर देन बस आप एक लोकेशन पे फोकस कर लो। बिल्कुल, क्योंकि वो टाइम गया। आप देखिए 20-15 साल पहले भी चॉइस नहीं थी। अगर आपको घर लेना है, तो जहाँ भी राइट प्राइस पे मिल रहा है, आप उसको ले लो, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड थी। इट वाज़ ओनली द सेलर्स मार्केट। वो चेंज हो गया। एक तो कंज्यूमर ज़्यादा अवेयर है, सप्लाई बढ़ गया है, क्वालिटी बढ़ गई है। सो डेफिनिटली जो क्राइटेरिया पहले थे, एक्चुअली कोई क्राइटेरिया था ही नहीं पहले, बिकॉज़ किसी को घर चाहिए था, उसके पास लिमिटेड चॉइस थी, और फिर भी प्राइसेस बढ़ रहे थे, और लोगों ने वो किसी तरह एक अपना घर ले लेते थे। आज के डेट में अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, यू हैव टू थिंक बिट लॉन्गर टर्म, और हाउ टू सस्टेन दैट वैल्यू ऑफ दैट हाउस फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो उसमें डेवलपर का रेपुटेशन, क्वालिटी क्या वो डिलीवर कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यू सी नोएडा में कहीं भी जिस डेवलपर ने क्वालिटी डिलीवर करी है, उनकी सेल्स हो जाती हैं। और वो क्या एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा है फ्यूचर में। आजकल हर जगह इवन फैसिलिटीज में बहुत फोकस है। एमिनिटीज क्या दे रहे हैं, फैसिलिटीज कैसे मैनेज हो रही है, और फ्यूचर में हाउ डू यू सस्टेन द क्वालिटी ऑफ दैट डेवलपमेंट। तो आपका जो प्राइस रहे, वैल्यू रहे उस रियल एस्टेट की, एटलीस्ट सस्टेन करें। तो नो डाउट लोकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द डेवलपर, क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स लोकेशन, कनेक्टिविटी, वो सब तो देखना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का है। एंड प्लस द बायर्स शुड आल्सो गो इनटू डिटेल, ड्यू डिलिजेंस करें, पेपर वर्क ठीक रखें। the buyers in are a better position thanks to RERA, but उसके बावजूद भी कोई चीज कैजुअली नहीं लेनी चाहिए। मेक श्योर द पेपर वर्क इज राइट, और एंड यू नो द क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एमिनिटीज क्या है, बिकॉज जैसे जैसे एज यू नो यंगर जनरेशन इज आर द कंज्यूमर्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी रिक्वायरमेंट्स आर मोर देन व्हाट इट वाज बिफोर, और उसको मीट करना से ही वैल्यू रहेगा।
and for whatever real estate someone invests in. And also जब prices ज़्यादा बढ़ जाते हैं, it also means that आप जो invest कर रहे हैं वो longer term के लिए कर रहे हैं, because as the prices go up in a short period of time substantially, फिर वो percentage growth इतनी sustain तो नहीं होगी, but there will be still growth. Like I mentioned, हमारी market अभी भी dynamic है, and there will be sustained growth going forward. Right. एक और प्रश्न मेरे मन में है, आप दोनों ही बताइएगा कि क्या ये ट्रेंड आपने भी ऑब्जर्व किया है। पंकज सर, बहुत सारे सवाल जो प्रॉपर्टी गुरु जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है जहां लोग ये पूछते हैं कि भाई मैं ये घर खरीद लूं, ये जगह कैसी, ये प्रोजेक्ट कैसा, ये लोकेशन कैसा, बहुत सवाल आजकल इस तरीके के आ रहे हैं कि व्यक्ति बात कर रहा है गुरुग्राम से और पूछ रहा है कि मैं पुणे में इस फलां प्रोजेक्ट में निवेश कर लूं क्या, या मुंबई के इस फलां प्रोजेक्ट में निवेश कर लूं क्या। और ये हो कैसे रहा है कि बहुत सारी तो आजकल देश में कंपनियां जो अपने शहर से निकल के दूसरे शहरों में बना रही हैं, प्लस आई थिंक बहुत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है इसके इन्वॉल्वमेंट से दे आर रेडी टू कन्विंस द पीपल कि आप भले ही कहीं भी बैठे हो लेकिन ये देखिए आप हमारा ये वाला प्रोजेक्ट ले लीजिए, गारंटी रहेगी, पेपर वर्क अच्छा है, आपको बस इतना करना है, पीपल आर कन्विंस्ड। तो क्या ये सही तरीका है? ये हर प्लेटफॉर्म पे मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं क्योंकि अभी भी इसमें लोगों की राय बटी हुई है कि नहीं भाई आप वहीं रहिए, वहीं की प्रॉपर्टी खरीदिए जहां आप रहते हैं। इतनी दूर की प्रॉपर्टी खरीद के उसको फिर मेंटेन करना, उसका ध्यान रखना, एग्जीक्यूशन को देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन कई सवाल आ रहे हैं, मतलब आप 10 में से 5 सवाल तो लगभग ऐसे आ रहे हैं आजकल हमारे पास। एक तो प्रमोशन का ये है कि प्रॉपर्टी का प्रमोशन एक्सपेंसिव होता है, आप इंटाइस करते हैं कस्टमर को, ग्रोथ दिखाते हैं। और दूसरा एक एस्पेक्ट फर्दर है कि आदमी कंपेयर करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस, वहाँ पे उसके रिटर्न के पर्सपेक्टिव देखता है, रेंटल देखता है, और उसका कुछ ना कुछ अगर कनेक्शन है और लाइकली कनेक्शन उस ज्योग्राफी से हो तो इसको देख करके आपको निवेश जो है वो दूसरे शहरों में करते हुए लोग बाग दिखाई देते हैं। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव पूना में नजर आया कि पूना एक ऐसा मार्केट है, अकेला मार्केट है जहाँ पे अराउंड 46% पॉपुलेशन जो खरीदती है घर वो आउटसाइड पूना की है, और ये मुझे किसी और शहर में इतना ज्यादा नहीं दिखाई दिया। आपको नियर बाय लोकेशंस मुंबई के रहने वाले लोग पूना में निवेश कर रहे हैं, नासिक में रहने वाले लोग पूना में निवेश कर रहे हैं, बारामती सराउंडिंग स्मॉलर टायर 2 टायर 3 सिटीज के लोग जो है पूना में सर ये तो चलिए समझ में आता है कि महाराष्ट्र के लोग या आसपास के शहरों के लोग कर दें। एनसीआर में भी आप कह लीजिए पूरे नॉर्थ इंडिया से इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आपका कोई कनेक्शन है पुणे या मुंबई से, आप कभी आए, उन्होंने कहा मैंने जीवन में कभी वहां गया नहीं हूं और मैं कन्विंस हूं कि मुझे वहां ले लेना चाहिए। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि पंकज बोले। नहीं, ये मुझे लग रहा है पावर ऑफ कम्युनिकेशंस है बाय द बिल्डर और उनकी प्रमोशनल स्किल्स हैं। हाँ, मेरा भी यही कहना है कि एक ट्रेंड है जो उभर रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी मैटर कर रही है, शायद मार्केटिंग के तरीके थोड़े बदल रहे हैं और लोगों को समझाने का, और लोगों के पास शायद लोग भी समझ रहे हैं उस चीज को कि चलो मैं करता, मतलब वो कन्विंस हो रहे हैं। यस अंशुमन, योर टेक। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए जी, इसमें कोई वो नहीं, जैसे कि रियल एस्टेट इज अ लोकल बिजनेस, नो डाउट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और आप जहाँ रहते हैं, बट आई डिसएग्री। अगर हमारी मार्केट मैच्योर है और अब व्हाई शुड अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नॉट बी प्रोवाइडेड? इंडिया में वैसे ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, और कोई डाइवर्सिफाई करना चाहता है, दिल्ली का कोई मुंबई, पुणे या बैंगलोर में खरीदना चाहता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू डू ड्यू डिलिजेंस, यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा बहुत मतलब तो जाने वहाँ मार्केट में क्या हो रहा है और आप क्यों खरीद रहे हैं। ब्लाइंडली नहीं लेना चाहिए ऑब्वियसली, बट और एंड मोस्ट पीपल आर नॉट बाइंग फॉर रेंटल इनकम। आप जानते हैं कि गेम क्या है कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, आपको लॉन्च में कुछ प्राइस मिलेगा एंड यू आर होपिंग कि वो 3 साल में या 4 साल में जब प्रोजेक्ट खत्म होता है प्राइस बढ़ जाएगा एंड यू कैन एग्जिट, राइट? तो उसमें कोई वो कोई गलत बात नहीं है, एक्सेप्ट दैट यस यू मस्ट डू योर ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली, go with a reputable developer। तो ये ना हो कि आप blindly पैसा डाल रहे हैं, but as the Indian cities mature, as the real estate market matures, there's nothing wrong in people really provided they take an informed decision that they should invest in other cities, you know। Right.
तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल था दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने पूछ लिया, आपकी राय ले ली, क्योंकि ऐसे कई सवाल आजकल हमारे पास प्रॉपर्टी गुरु में आते हैं। और देखिए, बात करते करते वक्त का पता नहीं चला, 1 घंटा ऑलमोस्ट खत्म होने आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो सब्जेक्ट था दिल्ली एनसीआर, उसमें भी गुरुग्राम और नोएडा, उनके बढ़ते भाव, क्या पार्टी ओवर हो चुकी है या अभी और चलनी है, क्या आज के लिए मौका बनता है, कौन से सेक्टर्स, कौन से कारण आगे कैसे पिछले अगले 5 से 10 साल दिखाई दे रहे हैं, वहाँ रहने वाले लोग या आसपास के लोग कैसे इस रियल एस्टेट मार्केट को देखेंगे, उस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हो गई। अंशुमन जी, पंकज जी ने अपनी राय वहाँ पर रखी कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव में देखनी है और आगे चलते हुए क्या मोटी मोटी तस्वीर बन सकती है। तो बहुत शुक्रिया अंशुमन सर, पंकज सर, आप दोनों का ही आपने वक्त निकाला। बहुत डिटेल चर्चा हुई, बड़ी मज़ेदार चर्चा हुई। इनफैक्ट अंशुमन सर, आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया तो ज़रूर उस पर्सपेक्टिव में भी एक बार दिल्ली एनसीआर को समझना चाहेंगे, कमर्शियल रियल एस्टेट के हिसाब से। जब रिपोर्ट तैयार हो प्लीज़ बताइएगा, दर्शकों के साथ चर्चा करेंगे। और पंकज सर, आपकी भी उपस्थिति प्रार्थनीय होगी। और आज के लिए आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये पूरी चर्चा हमारे निवेशकों को, दर्शकों को, घर खरीदारों को या किसी भी तरीके से जो लोग रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी सुनने में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम आपके लिए यूट्यूब पे रिलीज होता है 9:30 फ्राइडे, और वहाँ पर आपके पास कमेंट के ऑप्शन ओपन होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये वाला शो कैसा लगा। और जिन्हें टीवी पर ही देखना अच्छा लगता है तो वो शनिवार और रविवार को 4 या 5 स्लॉट उनके लिए अलग अलग टाइमिंग्स के रहते हैं, वो एंड में आपको प्लेट मिल जाएगा। प्रोग्राम के एंड में वो टाइमिंग्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ वहाँ पर देखिए और अपनी राय हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए